हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल अजय टेक्नोटेक में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं पावर सिस्टम, जो कि आगामी यूपीपीसीएल जेईई की तैयारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको जल्दी से जल्दी चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा और आपका क्विक रिवीजन एग्जाम से पहले करवा दूंगा, ताकि आपको अपने नोट्स बार-बार पढ़नी ना पड़े और एक से ओवरव्यू आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं पावर सिस्टम का। पहली हेडिंग कि पावर सिस्टम क्या होता है। तो पावर सिस्टम क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा के जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सिस्टम यूज़ किए जाते हैं उसे पावर सिस्टम कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, पावर सिस्टम के और इसके कुछ स्टार पॉइंट्स भी हैं। पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन सिस्टम का होना आवश्यक नहीं है। मतलब पावर सिस्टम में ये जरूरी नहीं है कि पावर हम जनरेट करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए ही। हो सकता है सिर्फ वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक छोटे लेवल पे ट्रांसमिशन सब स्टेशन हो, वहाँ पर खुद के लिए वो पावर जनरेट करते हो और वहीं पे यूज़ करते हो। सेकंड स्टार पॉइंट क्या है कि पावर सिस्टम आदमी का बनाया हुआ अब तक का सबसे बड़ा और जटिल सिस्टम होता है। मतलब आज तक इंसान ने जो भी इन्वेंशंस किए हैं उसमें सबसे बड़ा और सबसे जटिल सिस्टम पावर सिस्टम ही है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, फंक्शन ऑफ पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम कैसे फंक्शन करता है वो समझते हैं। तो पावर सिस्टम में को हम ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे। पहला ब्लॉक क्या होता है कि एनर्जी सोर्स, दूसरा ब्लॉक होता है एनर्जी कन्वर्जन, और तीसरा ब्लॉक ट्रांसमिशन, चौथा ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन, और पांचवा ब्लॉक जो होता है वो यूटिलाइजेशन। मीन्स फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि जब सबसे पहला हमारा क्या होता है जनरेशन स्टेज। जनरेशन स्टेज में हमारी एनर्जी सोर्स और एनर्जी कन्वर्जन। मतलब एनर्जी सोर्स का मतलब यह है कि हम किसके द्वारा एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। एनर्जी कन्वर्जन, अब जो पावर हम जनरेट कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे, पावर को हम जनरेट करते हैं लो वोल्टेज पे, लगभग 11 केवी वोल्टेज पे, और उसको आपको स्टेप अप करके हम आगे ट्रांसमिशन करते हैं। तो वही कह रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है ट्रांसमिशन में तो वही आ जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन्स वगैरह, जिसके द्वारा जनरेशन स्टेशन से सब डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक या आगे स्टेशन तक पावर पहुंचाई जाती है। तो वो ट्रांसमिशन सिस्टम होगा। एंड फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन आएगा, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा कहाँ तक, यूटिलाइजेशन मीन्स कंज्यूमर तक। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे का पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे साफ सुथरी और एफिशिएंट और सबसे सस्ती भी होती है। ओके फ्रेंड्स, ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है, सबसे साफ सुथरी और सबसे एफिशिएंट और सबसे सस्ती होती है। ओके फ्रेंड्स, कुछ नोट पॉइंट्स हैं। क्या है, किसी देश की पर कैपिटा अर्निंग से डिसाइड होता है कि वह विकसित है या अविकसित या विकासशील। तो फ्रेंड ये जन जीएस के कुछ पॉइंट्स मैं पढ़ता था, तो अपने नोट पॉइंट के लिए मैं रख लेता था। तो ये आप भी समझ लीजिए कि किसी देश की जो विकासशील है या विकसित है, वो डिसाइड करने के लिए हम उसके पर कैपिटा अर्निंग से डिसाइड करते हैं। पर कैपिटा अर्निंग का मतलब ये होता है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला नोट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया इज 21 नंबर एंड 6 यूनिट्स इज अंडर कंस्ट्रक्शन। मतलब अभी तक टोटल इंडिया में 21 नंबर जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं है, और 6 अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब कुल मिला के 27 27 न्यूक्लियर पावर प्लांट इज रनिंग ऑन इंडिया। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि वी आर मीन्स क्या होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेटरी सिस्टम के टेम्परेचर राइज को इंडिकेट करता है। मतलब किसी भी सिस्टम में अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन को देख रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि हम टेम्परेचर राइज को देख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं पावर सिस्टम का ऑपरेशन और कंट्रोल। फ्रेंड्स, अगर आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा ओपन लूप एंड क्लोज लूप। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी से रिलेटेड है ओपन लूप एंड क्लोज लूप। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ओपन लूप और क्लोज लूप तो देखिए सबसे पहले क्या होती है, हमारी मैकेनिकल पावर जनरेट होती है, फिर वो हमारे एक एरर डिटेक्टर में जाती है। एरर डिटेक्टर अभी आगे पढ़ेंगे फ्रेंड। तो फिर उसके बाद क्या है, जनरेटिंग स्टेशन में जाती है। वो आगे जनरेटिंग स्टेशन पे जाती है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये कहाँ चली जाती है, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट होती है। अब इसी आउटपुट को सेंसर सेंस करते हैं, उसी में से एक क्लैम्प करके सिग्नल को क्लैम्प करके सेंस किया जाता है, और इसमें जो भी एडजस्टमेंट करना होता है, मैकेनिकल इनपुट एडजस्टमेंट का सिग्नल दिया जाता है एरर डिटेक्टर को। फिर यहाँ से मैकेनिकल पावर को इनपुट किया जाता है ताकि वो हमारे डिज़ायर्ड आउटपुट हमें मिल सके। इसी को हम कहते हैं क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। नोट क्या है कि हमारा मोटर ड्राइव में हमारी आंखें क्या होती है, सेंसर का काम करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरीके से तथा स्पीडोमीटर फीडबैक का वर्क करता है एलिमेंट की तरह, और हाथ और पैर कंट्रोलर की तरह वर्क करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि अगर हम ह्यूमन बींग्स को एक फीडबैक डिवाइस की तरह देखें तो हमारी आंखें क्या कहलाती हैं, सेंसर की तरह वर्क करती हैं, और स्पीडोमीटर फीडबैक एलिमेंट होता है। स्पीडोमीटर मतलब स्पीड जो देखता है, यानी बाइक अगर हम चला रहे हैं तो स्पीड में हम देखते हैं ना स्पीडोमीटर में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक फीडबैक एलिमेंट, क्योंकि हम स्पीड देखकर अपनी स्पीड को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और हाथ और पैर हमारे क्या होते हैं, कंट्रोलर की तरह वर्क करते हैं। पूरा एक क्लोज लूप कंट्रोल कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं कि जनरेशन में आ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, जनरेशन का। तो जनरेशन क्या कहते हैं, किसी दूसरे रूप की एनर्जी को, मतलब एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में बदलना जनरेशन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, अब ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स जैसे कि हम जानते हैं कि कोयला क्या है, बर्न किया जा सकता है, उससे बिजली जनरेट की जाती है, पावर जनरेट की जाती है। तो कोयला एक प्रकार हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है लाइव बिजली जनरेट पावर जनरेशन के लिए। तो वही है फ्रेंड्स कि कोयला, पानी, ये सारी चीज़ें और न्यूक्लियर पावर, इन सब ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है, एक फॉर्म की एक टाइप ऑफ एनर्जी है। इस टाइप ऑफ एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल पावर में जो जनरेशन करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर की जो जनरेट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, जनरेशन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इंडिया में कहाँ कहाँ कितने का क्या इंस्टॉलेशन है, क्या कन्वर्जन है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एनर्जी सोर्सेज क्या क्या है, तो अभी देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं।
एक तरफ क्या है, हम एक टेबल देखते हैं एनर्जी सोर्स और कन्वर्जन डिवाइस। तो कैसे किस टाइप की एनर्जी को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। जैसे कि हाइड्रोकार्बन कोल, हाइड्रोकार्बन मतलब कि हाइड्रोकार्बन से जो एनर्जी जनरेट की जाती है, जो हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आता है, कोल आते हैं, पेट्रोल आते हैं, गैस और डीजल एक्सेट्रा। अब इनको कन्वर्ट करने की कौन कौन सी डिवाइस है, स्टीम टरबाइन है, टर्बो के स्टीम टरबाइन, या फिर स्टीम टरबाइन को ही हम टर्बो जनरेटर भी सॉरी और टर्बो जनरेटर होते हैं। और वाटर, हाँ अगला टाइप क्या है, वाटर वाटर टाइप पावर स्टेशन। वाटर टाइप पावर स्टेशन मतलब कि हाइड्रो पावर जनरेशन स्टेशन जो होते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रो टर्बाइंस यूज किए जाते हैं, अल्टरनेटर जिसमें लगा हुआ होता है। थर्ड टाइप है क्या हमारा, न्यूक्लियर पावर एनर्जी। न्यूक्लियर पावर एनर्जी के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज किए जाते हैं जहाँ से पावर जनरेट होती है। सोलर एनर्जी मतलब इतने कुल कुल इतने टाइप ऑफ एनर्जी की हमारे जो एनर्जी सोर्सेस हैं हमारे पास। और सोलर एनर्जी को हम कैसे जनरेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं 4 वोल्टेज पीवी सेल्स और सोलर पावर पैनल की हेल्प से इसको जनरेट करते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अगला टाइप ऑफ सोर्स है एनर्जी सोर्स, वो क्या है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल में, बैटरीज या फ्यूल सेल के द्वारा। विंड एनर्जी को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं विंड टरबाइन और अल्टरनेटर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं। अगला मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि पीवी सेल क्या होता है, इसको हम फोटो वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। फोटो वोल्टेइक सेल जो क्या होता है कि ये एक, इसको हम ट्रांसड्यूसर के भी कहते हैं। यह क्या करता है, सोलर एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पीवी सेल लगे हुए होते हैं सोलर पावर पैनल्स में, देखा ही होगा आपने। तो आगे देखते हैं, पूरे भारत में अब तक 5 नेशनल ग्रिड्स हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये आपके स्टैटिक में काम आएगा कि अभी तक हमारे इंडिया में टोटल 5 नेशनल ग्रिड्स हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में 28 फरवरी 2015 तक टोटल इलेक्ट्रिकल पावर की इंस्टॉल कैपेसिटी क्या है वो जानते हैं। वो ये है कि फ्रेंड्स, थर्मल पावर की हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 1,58,496 मेगावाट, गैस पावर प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी 22,971 मेगावाट, डीजल पावर प्लांट की 1200 मेगावाट, न्यूक्लियर पावर प्लांट की 5,780 मेगावाट, और अब इस समय 5,800 मेगावाट के लगभग है। हाइडल पावर एनर्जी क्या होती है फ्रेंड्स, हाइडल पावर मतलब कि समुद्र में जो लहरें उठती हैं उससे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट की जाती है, और वो इंडिया में इंस्टॉल कैपेसिटी उसकी 40,867 मेगावाट है। छठवा क्या है, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स। जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स हमारे इंडिया में भी वर्किंग में आ गए हैं, तो वो 4,025 मेगावाट तक के क्षमता के लगे हुए हैं। विंड पावर एनर्जी, विंड से भी एनर्जी इंडिया में बनती है, तो 22,664 मेगावाट के लगभग वो भी इंस्टॉल है। बायोमास यानी गोबर गैस वाली एनर्जी जो है वो क्या है, 4,583 मेगावाट के लगभग है। सोलर एनर्जी लगभग 3,383 मेगावाट के आसपास जनरेट की जाती है। हाँ तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और क्या है, वेस्ट मटेरियल से जो पावर जनरेट की जाती है वो लगभग 115 मेगावाट के आसपास है। ओके फ्रेंड्स, तो टोटल इंडिया की इंस्टॉल कैपेसिटी अगर देखें तो इंडिया की टोटल जो है इंस्टॉल कैपेसिटी, एक मिनट से, हाँ टोटल इंडिया की इंस्टॉल कैपेसिटी वो क्या है, 2,61,006 मेगावाट है। और थर्मल पावर प्लांट्स की देखें तो भागीदारी कितनी है, 60.72%, 60.72%। गैस पावर प्लांट की जो भागीदारी है वो 8.8% की है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जनरेशन वोल्टेज इन इंडिया इन केवी। अब हम केवी जो वोल्टेज जनरेट करते हैं, मतलब कि जनरेटिंग स्टेशन में जो वो जनरेटिंग वोल्टेज है, तो फर्स्ट स्टेज पर जो जनरेटिंग वोल्टेज है वो कितनी है, वो इंडिया में है 1.1 केवी या 3.3 केवी, 6.6 केवी, 13.2 केवी, 25 केवी, 33 केवी। और इसमें एक स्टार पॉइंट ये है कि एनटीपीसी कोरबा में जो है वो 33 केवी पे जनरेशन किया जा रहा है। एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स के बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जनरेशन इन इंडिया। तो इंडिया में इनमें से कौन सा ऐसा वोल्टेज लेवल है जो जनरेट नहीं किया जाता है, वो कौन सा है, 9.9 केवी। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, क्योंकि लोड सेंटर जो होते हैं वो जनरेटिंग स्टेशन से बहुत दूर होता है, इसलिए पावर को जनरेटिंग स्टेशन पॉइंट से कंज्यूमर टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर और सप्लाई के आधार पर। फिजिकल अपीयरेंस में क्या है, ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम। सप्लाई के आधार पर एसी ट्रांसमिशन सिस्टम और डीसी HVDC, हाई वोल्टेज डीसी। ओके फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाई वोल्टेज डीसी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो आगे क्या है कि, हाँ फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी जेई की तैयारी आई होप अच्छी चल रही होगी, उसी की हेल्प के लिए मैंने सोचा ये तरीका थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि आपको क्विक रिवीजन हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक क्या है, ट्रांसमिशन वोल्टेज और ट्रांसमिशन लेवल। यानी कि अब हम ट्रांसमिशन जो वोल्टेज ट्रांसमिट करेंगे वो किस लेवल पे करेंगे, कितना वोल्टेज जनरेट करेंगे। तो ट्रांसमिशन लेवल जनरेशन वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं, वो जितना वोल्टेज हम जनरेट करते हैं उनसे ज़्यादा वोल्टेज पे ट्रांसमिशन किया जाता है। वो क्यों किया जाता है, उसके आगे फायदे हैं, वो समझ में आएगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या है कि वोल्टेज को ज़्यादा करने के लिए एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, जिसे पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है फुल लोड पर मैक्सिमम यानी कि 95% टू 98% नॉर्मली होती है। ओके फ्रेंड्स, पावर ट्रांसफार्मर का लीकेज रिएक्टेंस अधिक रखा जाता है क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर के लिए एफिशिएंसी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वोल्टेज ड्रॉप कम महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स लीकेज रिएक्टेंस इसीलिए ज़्यादा रखा जाता है ताकि
उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो। ठीक है फ्रेंड्स, पावर ट्रांसफार्मर की। अब आगे देखते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितनी होती है, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, ये सब क्या होता है वो जब फ्रेंड्स आगे हम सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल देखते हैं क्या होता है। प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज जो होती है हमारी वो 765 केवी, 400 केवी, 220 केवी या 132 केवी। सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज हमारी 132 केवी, 66 केवी और 33 केवी होती है। एचवीडीसी भी होती है इंडिया में एचवीडीसी क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज उसकी 500 केवी पे ट्रांसमिशन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। और सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको जिस भी टॉपिक पे कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।